Hi, a more expensive tennis racket will not make you a better player. Money can buy you many things, but not everything. You have to work hard, put efforts, and study. So, today is 13th of November 2020, and we are going to talk about all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। काइगल वाटरफॉल है, ये आंध्र प्रदेश में है। एनुअल फेस्टिवल है बोन्नालू। ये जो सफिक्स होता है ना आलू, ये यूजुअली तेलुगु में यूज होता है, बोन्नालू। सो दिस इज इन तेलंगाना। फील्ड हॉकी का कप होता है सुल्तान अजलान शाह कप, एक आइस हॉकी भी होती है। स्टेट एनिमल असम का राइनोसोरस है। बिहार का है डोमकच इंडियन फोक डांस। और डेनमार्क की करेंसी है क्रोन। ये आंसर्स हैं यस्टरडे क्वेश्चंस के। आज के सवाल हैं, व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट? मेटल, नॉट एलिमेंट। व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ्स क्रस्ट? कुछ दिन पहले हमने एलिमेंट देखा था, नाउ दिस इज मेटल। व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ्स क्रस्ट? विच माउंटेन रेंज स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात इन वेस्ट टू दिल्ली इन द नॉर्थ? इस टाइप से है ये, गुजरात टू दिल्ली। विच स्ट्रेट सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप? स्ट्रेट क्या होती है? नैरो वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडी को सेपरेट कर रही है, ज्वाइन कर रही है। तो कौन सी स्ट्रेट सेपरेट करेगी अफ्रीका और यूरोप को? रेगुर सॉइल होती है। रेगुर सॉइल का एक और नाम है विच सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगुर। विच प्लेट मूवमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिड ओशियनिक रिज जैसे अटलांटिक रिज है, मिड ओशियनिक रिज। प्लेट मूवमेंट होता है। विच टाइप ऑफ प्लेट मूवमेंट? शिव समुद्रम फॉल है, ये किस रिवर पे है? सो दीज आर क्वेश्चंस फॉर टुडे। आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के बारे में डिस्कस करेंगे। फेस्टिवल, कोविड एंड पॉल्यूशन, स्वामी विवेकानंद जी, फॉर वन एंड ऑल, दिस इज अबाउट बेल। इंडिया रेगुलेशन दैट इज क्वाइट ओवर द टॉप, दिस इज अबाउट रेगुलेशन, फ्री स्पीच, मीडिया, OTT, दिस इज राइट टू वर्क। आज हम MG नरेगा को भी रिवाइज करेंगे। वैक्सीनेशन कवरेज, दिस इज LAC। एशियान, चाइना का नया डेवलपमेंट। इकोनॉमी, दिस इज गैलरी, एक नया स्पीशीज अभी फाउंड हुआ है, दिस इज स्टेल्थ मशीन। और ये इकोनॉमी का टर्म है टेक्निकल रिसेशन, विल गेट टू नो अबाउट इट। एंड दिस इज राजस्थान। राजस्थान का हम मैप देखते हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 minutes. This is the Hindu and this is Indian Express, our reference material. Both are Delhi edition. See, yesterday I made certain changes in website. Now this is the social media feed. और यहाँ एक नया सेक्शन है, दिस इज नोट्स। नोट सेक्शन में आई विल बी प्रोवाइडिंग ऑल द PDF, और ये PDF आप यहाँ पर रीड भी कर सकते हैं विदाउट इवन डाउनलोडिंग देम। इसके लिए मोबाइल में आपको डेस्कटॉप वर्जन ऑफ दिस वेबसाइट को एक वहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा, और इफ़ यू वांट यू कैन डाउनलोड इट एज वेल। सो ये सारे PDF यहाँ पे इजीली अवेलेबल होंगे। रिवीजन इससे काफ़ी जल्दी हो जाएगा। ओके, नाउ दिस इज आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0। इकोनॉमिक रिबाउंड के इंडिकेटर्स आ रहे हैं। पेंट अप डिमांड थी, मतलब डिमांड बहुत टाइम से होल्ड करके रखा था, उसका अब डिमांड रिलीज हो रहा है, तो परचेज ज़्यादा हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है। और इकोनॉमिक ग्रोथ के भी कुछ इंडिकेटर्स दिख रहे हैं। इंडिकेटर्स मतलब जैसे स्टील कंजम्पशन, सेल ऑफ ऑटोमोबाइल, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है? इंडिकेटर है। तो पेंट अप डिमांड और इकोनॉमिक ग्रोथ से ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमिक रिबाउंड का टाइम आ गया है, और सरकार केवल इसी वक्त का वेट कर रही थी फिस्कल स्टिमुलस और दिस आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के लिए। तो ये पहले 3 और आ चुके हैं, और ये फाइनल 1.9% ऑफ GDP का अभी तक यहाँ पे फिस्कल कॉस्ट पड़ा है। तो कल फाइनेंस मिनिस्टर ने ये सारे स्टेप्स यहाँ पे डिक्लेयर किए। ये सब चीज़ें ज़रूरत है बिकॉज कोविड-19 हुआ, लॉकडाउन हुआ। कोविड के पहले भी इकोनॉमिक हमारी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं थी, और फिर हो गया कोविड, लॉकडाउन, और इकोनॉमिक जो हेल्थ है वो हमारी नोज डाइव हो गई। बिकॉज ऑफ दैट इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए ये सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। अब ये सारे मेजर्स होते हैं ना, इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो है कि हम इमीडिएट हेल्प दें। दूसरा पहलू ये है कि इस इमीडिएट हेल्प के बिहाफ में हम जो बहुत सारे पेंडिंग रिफॉर्म्स थे,
रिफॉर्म्स थे एग्रीकल्चर में, मार्केट में, एवरीवेयर, ये सारे रिफॉर्म्स को भी हम इनेबल करें. सो दैट इज व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू. मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज ने इंडिया की जीडीपी रेटिंग भी अपवर्ड की तरफ दिखाया है. टाइमिंग एप्ट है फिस्कल बूस्ट का. री एम्प्लॉयमेंट और जॉब क्रिएशन सरकार का अभी प्रायोरिटी है. तो ये इस पूरे रिफॉर्म का थीम है. सी जो पूरा अनाउंसमेंट हुआ ना, ये उसका थीम है. रादर देन लार्ज कैश ट्रांसफर, सरकार के पास एक रास्ता ये था कि बहुत सारा कैश ट्रांसफर करे. कैश ट्रांसफर होगा तो लोगों के पास पैसा आएगा और वो पैसा खर्च करेंगे तो इकोनॉमिक डिमांड आएगी, इकोनॉमिक रिवाइवल होगा. तो सरकार ने रादर देन लार्ज कैश ट्रांसफर ग्रोथ पे फोकस किया है. जो दो पहलू थे ना, रिफॉर्म्स, ग्रोथ फिलॉसफी को सेंटर किया है, क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम जिससे डोमेस्टिक डिमांड बढ़े. इंसेंटिवाइज किया कंपनी को ताकि जनरेट हो जॉब्स और बूस्ट हो प्रोडक्शन, ताकि ये सारे बेनिफिट्स फिर जो डिस्ट्रेस में है उसको हेल्प करे फर्म्स और इंडिविजुअल्स को. तो सरकार ने शॉर्ट टर्म गोल मतलब डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर दो, इसके बजाय लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ज़्यादा फोकस किया है कि हम रिफॉर्म्स करें, इनेबल करें ताकि इकोनॉमी रिवाइव भी हो, फिर वो सस्टेन भी हो उस हायर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे. तो ये बूस्टर डोज है. ये काफ़ी अच्छा इन्फोग्राफिक है. इसमें ये 4 हेड्स में जॉब्स, फार्मर्स, सैलराइड टैक्स पेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेस्ड सेक्टर, इन 5 हेड्स में ये सारी स्कीम्स दी हुई है जो सरकार ने अनाउंस किया. लेट अस जस्ट गो थ्रू इट वंस. एक नया आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है जिससे जॉब क्रिएशन बढ़ेगा. जॉब क्रिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें क्वालिटी भी होनी चाहिए और क्वांटिटी भी होनी चाहिए. गवर्नमेंट टू फूड 2 ईयर्स ईपीएफ ड्यू, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, गवर्नमेंट इसको खुद अपने ऊपर ले रही है 24% ऑफ वेजेस. तो जो नए एम्प्लॉय हायर होंगे इस ड्यूरेशन में उनका ईपीएफ इज ऑन गवर्नमेंट. पीपल जो लेस देन 15,000 पर मंथ अर्न करते हैं, जिनका जॉब मार्च 1 से सितंबर 30 के बीच अगर गया था, तो वो भी इस री एम्प्लॉयमेंट स्कीम में कवर्ड होंगे. मतलब एम्प्लॉयमेंट लॉस हुआ, उनको री एम्प्लॉय करना है. फर्म्स जिसमें 50 एम्प्लॉयज से ज़्यादा हैं वो हायर एटलीस्ट 5 मोर टू बी कवर्ड. तो दिस सेक्शन इज अबाउट जॉब्स. सेकेंड सेक्शन है फार्मर्स का. तो फार्मर्स को प्रोवाइड किया 65,000 करोड़ का फर्टिलाइजर सब्सिडी. सब्सिडी मतलब 100 रुपए का सामान है, आप उसको 70 रुपए में ले लो, 30 रुपए जो होगा वो सरकार अपने ऊपर ले रही है. तो दैट इज सब्सिडी. एडिक्वेट अवेलेबिलिटी रहेगी, एक्सपेक्टेड राइज इन सोन एरिया. अब सब्सिडी मिलेगी, फर्टिलाइजर का यूज होगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा. देन एडिशनल इतने करोड़ का अनाउंस हुआ है प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना में. योजना एमजी नरेगा के साथ यूज हो सकती है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी. एमजी नरेगा इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पीएम ग्राम सड़क योजना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये दोनों सक्सेस स्टोरीज हैं. सो दिस इज अबाउट फार्मर. सैलराइड टैक्स पेयर, हम सैलरी मिलती है तो हम उससे कुछ टैक्स पे करते हैं, तो सम इनकम टैक्स रिलीफ मिलेगा फॉर परचेज ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट्स वैल्यूड अप टू 2 करोड़. आगे एक्सप्लेन का एक आर्टिकल है जिसमें सर्कल कॉस्ट और रिलैक्सेशन कुछ बातें हैं, इसको आगे पढ़ते हैं अपन. परमिसिबल डिफरेंशियल होगा इनकम टैक्स एक्ट में, जो ये सी सर्कल रेट एंड अग्रीमेंट वैल्यू में जो रेज्ड है फ्रॉम 10 to 20% हुआ था प्राइमरी सेल ऑफ न्यू यूनिट टिल जून 32, 2021. तो एक सर्कल रेट होता है जिसके नीचे रजिस्ट्री नहीं की जा सकती है. अगर रजिस्ट्री उसके नीचे की जा रही है तो कुछ पेनल्टीज भी लगती है. इस पे अभी वेव ऑफ हुआ है. दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रधानमंत्री आवास योजना है, अर्बन हाउसिंग है, 8,000 करोड़ का अलॉटेड बजट है आवास योजना. ये जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मास स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है. गवर्नमेंट 78 लाख न्यू जॉब्स यहाँ पे ड्राइव करने की कोशिश करेगी. इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कैपिटल्स हैं, उनका परफॉर्मेंस सिक्योरिटी चार्जेस कम किया है, स्क्रैप किया है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट बिडिंग ऑन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स सो दैट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़े. यहाँ पे इतने करोड़ का इन्फ्यूजन हुआ है. डेट प्लेटफॉर्म है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड NIIF, और उसमें इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉस्ट यहाँ पे लगेगा. ये जो नंबर्स है ना, इट इज़ ऑल राइट, यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर द नंबर, यू हैव टू रिमेंबर द थीम किस डायरेक्शन में गवर्नमेंट अप्रोच कर रही है. एडिशनल फंडिंग है कैपिटल और इंडस्ट्रियल एक्सपेंडिचर की भी. तो ये है इंफ्रा.
स्ट्रेस्ड सेक्टर के लिए इमरजेंसी है, बिकॉज स्ट्रेस्ड है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी, पैसा उन्हें मिलेगा। क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, 2021 तक एक्सटेंड किया है। नई स्कीम है ताकि क्रेडिट मिले फर्म्स को हेल्थ केयर सेक्टर में, और जो दूसरे सेक्टर्स जो आइडेंटिफाई किए हैं एज अ स्ट्रेस्ड सेक्टर में सरकार यहाँ पे क्रेडिट भी प्रोवाइड करेगा, इमरजेंसी लाइन क्रेडिट स्कीम, और उसका जो ड्यूरेशन है उसको 2021 तक एक्सटेंड कर दिया है। सो ये बूस्टर डोज है, स्टिमुलस है, इसका टाइमिंग का करेक्ट वेट कर रहे थे। कोविड का वैक्सीनेशन भी अराउंड द कॉर्नर है, तो दैट इज वाई सरकार ने सोचा कि इसको अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर मैम ने कहा कि इफ यू टेक ऑल द पैकेजेस एंड द आरबीआई मेजर्स अनाउंस, तो इतने करोड़ का स्टिमुलस सरकार ने दिया है। 15% ऑफ जीडीपी, गवर्नमेंट 9% ऑफ जीडीपी एज स्टिमुलस, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन इतना प्रोवाइड किया है। सो दिस इज अगेन अ गुड थिंग। फिस्कल कंजर्वेटिज्म अभी भी है सरकार का, सरकार डायरेक्टली उसको एड्रेस नहीं कर रही है। इनफैक्ट इस रिफॉर्म प्लस रिलीफ, ये सरकार का मैंडेट है, रिफॉर्म भी कर रही है इन द फॉर्म ऑफ रिलीफ। अब ये पूरा हमने पढ़ा, अब आप क्या करो, प्रिपेयर करो एक नोट ऑन द रीसेंट फिस्कल स्टिमुलस अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। ये जो नया अभी फिस्कल स्टिमुलस के बारे में हमने पढ़ा, इसको अब आप एक नोट प्रिपेयर करो। सी, ये बड़ा आसान सा सवाल लगता है, बट हम ये इसलिए करते हैं बिकॉज यू नो व्हाट हैपन। प्रैक्टिकल पॉइंट है, जब हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, रीड भी करते हैं, बट अगर हम उसको कंसोलिडेट नहीं करते हैं ना, तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। सो दैट इज़ वाई कंसोलिडेट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कंसोलिडेट करोगे ना, तो फिर ये बाद में लिखने के लिए आपसे पूछा गया तो पेन रुकता नहीं है, तुरंत आप लिखना चालू कर दोगे। बोला कुछ, इससे सवाल आया तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, तुरंत आंसर आएगा। सो दैट इज वाई कंसोलिडेशन एंड रिवीजन, 70% रिवीजन एंड 30% नई चीज पढ़ना, दिस शुड बी द रेशियो। डू नॉट टेक इट लाइटली, ओके, प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0। अब जो नेक्स्ट है दैट इज फेस्टिव्स एंड कोविड एंड पॉल्यूशन। सी, यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट आईसीयू बेड्स फॉर कोविड पेशेंट्स, नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कैपिटल रिपोर्ट्स हाईएस्ट कोविड डेथ है, एंड फेस्टिवल का टाइम भी आ गया है, दीपावली, शॉपिंग प्लस पॉल्यूशन भी है। तो दैट इज वाई कोविड के लिए एंड दिस ऑल तीनों का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, दैट इज वाई वी आर सो वरिड, गवर्नमेंट इज सो वरिड। दिस ईयर नो क्रैकर ऑफ अ दीपावली। From retailers to vendors, entire sector is left deflated and betrayed by the last minute NGT ban. Case study, last minute NGT ban किया, सेक्टर ने इतना सारा इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, अब उनका पैसा कैसे रिकवर होगा, इकोनॉमिक हार्डशिप्स आ रही है। सो दैट इज वाई दे आर फीलिंग डिफ्लेटेड एंड बिट्रेड। नो क्रैकर्स ऑफ अ दीपावली। ये दिल्ली गवर्नमेंट, ये है DFS, this is fire services, Delhi fire services deploy over these many personnel, leaves cancel for all fire officials because दिवाली होता है, दिवाली में लाइटिंग भी होती है, फेस्टिवल का टाइम है, और कई बार शॉर्ट सर्किट्स होते हैं। सो दैट इज वाई फायर एक हमेशा एक हैजार्ड बना होता है, तो दैट इज वाई ये मूव किया गया है। फायर के लिए ना, इनफैक्ट जितने भी डिजास्टर के लिए ये सिलेबस में है हमारे, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर के लिए आप एक बार एनडीएमए की वेबसाइट विजिट करो वहाँ पे, और एनडीएमए का जो ट्विटर हैंडल है ना, वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ सारे पॉइंट्स, ये फायर रिलेटेड, फ्लड रिलेटेड, मॉस्किटो, पैंडेमिक, एपिडेमिक, स्टॉर्म, सुनामी, एवरीथिंग, बड़े अच्छे से ये सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेनर्स आते हैं। जस्ट गो थ्रू इट वंस। सो दिस इज अबाउट फायर। एनडीएमए गाइडलाइंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बैन सेल यूज ऑफ फायर क्रैकर, ये ना केवल दिल्ली बट तेलंगाना में भी हाईकोर्ट ने ये बात कहा। फेस्टिवल्स में बी इम्पॉर्टेंट बट पीपल्स लाइफ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कल हमने एक व्यू पॉइंट बनाने का कहा था ना, कि फेस्टिवल और दिस पब्लिक लाइफ, तो इसके लिए ये लाइन बहुत अच्छी है जो हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना ने कही है। तो जब भी आपको रेफरेंस लेना है, यू कैन से कि जैसा हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना ने कहा था, फेस्टिवल्स में बी इम्पॉर्टेंट बट पीपल्स लाइफ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Similarly, Karnataka silent है on what green crackers are. Green crackers, have a look at notes. Karnataka silent है green cracker. The problem with green cracker is कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि green cracker क्या है, availability, और जो second problem है वो होती है cost. ये थोड़े महंगे आते हैं. So this is festives and COVID and pollution.
नेक्स्ट जो न्यूज़ है दिस इज अबाउट स्वामी विवेकानंद। कल अनवील किया जेएनयू कैंपस में एक स्टैचू। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ पे स्टूडेंट्स को वर्चुअली एड्रेस भी किया। प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें कही हैं दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करें तो इनका जो नाम था, बॉर्न हुए थे एज अ नरेंद्र नाथ दत्त। ये इंडियन हिंदू मॉन्क थे, चीफ डिसाइपल थे 19th सेंचुरी इंडियन मिस्टिक राम कृष्ण। 12th ऑफ जनवरी 1863 बेलूर मठ, ये कहाँ पर है, हावड़ा। राम कृष्ण। तो स्वामी विवेकानंद जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है और एथिक्स में हम इनके बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे अनवील किया जेएनयू कैंपस में, एक स्टूडेंट्स को वर्चुअली एड्रेस भी किया। यहाँ जो मैसेज आया वो ये है कि नॉट एक्सेप्ट एनी स्टेटस को। जो चीज़ें जैसी बनी हुई है ना, उसको स्टेटस को एक्सेप्ट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूरोक्रेसी में बोला जाता है कि यहाँ तो बाबूडम है, पेपर वर्क ही होता रहता है, स्लो है, लेथार्जिक है, जो आयरन स्टील फ्रेम है ये रस्ट हो गया है, इट इज़ ऑब्सोलीट नाउ। डू नॉट एक्सेप्ट एनी स्टेटस को, चैलेंज करो उसे विदाउट हेल्दी डिबेट एंड डिस्कशन। डिबेट्स एंड डिस्कशन, इन्फॉर्म्ड डिस्कशन, डिबेट्स एंड डिस्कशन। स्टेटस को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करना है। प्लस आइडियोलॉजीज आर डिफरेंट एंड नेशनल इंटरेस्ट इज पैरामाउंट। सो आइडियोलॉजीज सिंक होनी चाहिए नेशनल इंटरेस्ट से। अब अक्सर हम देखते हैं जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू बनाया या फिर अभी स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू अनवील किया, तो जब स्टैचूज एंड सिंबल्स बनते हैं ना तो वो सर्व करते हैं एज एन इंस्पिरेशन एंड रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एनसीईआरटीज फॉलो किया है हिस्ट्री का, 9th या 10th में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो मैसेज था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, वोल्टायर और ये सारे बड़े बड़े लोग थे, इनका जो मैसेज था, इस मैसेज को ऑर्डिनरी पीपल तक पहुंचाना, मास अपील करना, इसके लिए उन्होंने रिलाय किया था स्टैचूज एंड सिंबल्स में। सो दैट इज वाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो सर्व्स एज एन इंस्पिरेशन एंड रिमाइंडर। सो दिस इज अबाउट स्वामी विवेकानंद एंड जेएनयू कैंपस। अब एथिक्स का आज एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर जीएस पेपर नंबर 4। अराइज, अवेक एंड डू नॉट स्टॉप until the goal is reached. Arise, awake and do not stop until the goal is reached. You have to elaborate it. अब सी एथिक्स में मैं प्रैक्टिकल कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे 2013 में जब एथिक्स का पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट भी था। एथिक्स में जो सिलेबस आया, पढ़ाना चालू किया, वो सब चालू हो गया, साइकोलॉजी, हाई फाई, बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही है। आई वॉज परप्लेक्स्ड कि इतनी सारी चीज़ें कोई कैसे पढ़ सकता है विद इन 1 year ऑफ प्रिपरेशन में भी। सो आई गॉट सम गुड काउंसलिंग। उसमें क्या बताया गया कि जो वर्क भी किया कि जो एथिक्स होता है ना, एथिक्स को आप सिंपल रखो। यू हैव टेकन द लेसन्स, इन लेसन्स को लिखना है और लेसन्स को बैक करना है रेलेवेंट एग्जाम्पल से, प्रैक्टिकल पॉइंट से। ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी से आई ऑलवेज गॉट वेरी गुड मार्क्स। सो अराइज, अवेक एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज रीच्ड। इसको इलेबोरेट करो। एथिक्स जो होता है ना वो भी 50% थ्योरी होता है और 50% इट्स योर्स। आप अपनी बातें लिखो वहाँ पे, प्रोवाइड योर एग्जाम्पल्स, योर अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज एथिक्स का पेपर इंट्रोड्यूस करने का रीज़न ही यही था, दे वॉन्ट टू नो यू, दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू ऑन दिस एथिकल फ्रंट्स। एंड ये जो एरिया होता है ना, इसमें बहुत यूनिकनेस हो सकती है। यू कैन टेल कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, साइकोलॉजी कैसा है। सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, ओके, एंड कीप इट सिंपल। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। कीप इट सिंपल, ओके, कीप इट सिंपल। और जो पूछा जाता है ना उसका जवाब देना है। सी एक और स्टोरी मैं बताता हूँ। एक स्टूडेंट था, बच्चा था, उसने एक ऐसे तैयार किया। ऐसे तैयार किया उसने एलिफेंट पे, ओके। एलिफेंट ह्यूज एनिमल है, हर्बीवोर है, टॉल है, वेट इतना होता है, ऐसे करके उसने एलिफेंट पे एक ऐसे तैयार किया। एग्जाम में गया, एग्जाम में ऐसे पूछा फ्लड पे, फ्लड पे ऐसे लिखना है। बट तैयार तो किया है हमने एलिफेंट पे ऐसे। तो स्टूडेंट क्या करेगा, जब फ्लड आता है तो सब जगह पानी आता है। मेरे गांव में सब जगह पानी भर गया, पानी भर गया तो सब डूबने लग गए, सारे जानवर डूबने लग गए, बट एक एनिमल डूबा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास हाइट थी, वेट था, वो ह्यूज था, और वो एनिमल है एलिफेंट। एंड ही स्टार्टेड राइटिंग द पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स भी ऐसा करते हैं। यू डोंट हैव टू डू दिस, ओके। जो पूछा गया है हमको उसका जवाब देना है, ओके।
So this is JNU campus and Vivekanand statue unveiled. Now, अब ये है फॉर वन एंड ऑल. फॉर वन एंड ऑल ये एडिटोरियल सेक्शन है. एडिटोरियल सेक्शन है. दिस इज अबाउट ये पैथोलॉजिकल लैब, ये द ईयर नो क्रैकर, दीपावली, फायर सर्विसेज. दिस इज एडिटोरियल फॉर वन एंड ऑल. सी, इसमें हम हमारे मतलब की बात देखेंगे जो हमारे स्कोप ऑफ सिलेबस में है. फॉर वन एंड ऑल. सी, हमारे यहाँ जो कोर्ट्स होती है ना, कोर्ट्स हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी है. इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर ऐसे सेशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इस टाइप से चलता है. तो आप जंप नहीं कर सकते. जो हायरार्की है, यू शुड नॉट जंप. आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं. ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं जब किसी बात पे आपके फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हुए हैं तो. बट फंडामेंटल राइट्स में भी आप हाई कोर्ट पहले एक्सेस कर सकते हैं. तो फॉर वन एंड ऑल इंस्टेंट प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी मस्ट होता है. ये एक नॉर्म है. एंड नॉट डिश्ड आउट ऑन प्रायोरिटी बेसिस. जो हमारे यहाँ रूल है, जैसे आप रूल भी देखें तो आंखों पे ऐसा ब्लैक पट्टी क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं बिकॉज डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे. किसी भी टाइप का बायस नहीं होगा, प्रायोरिटी बायस नहीं होगा. एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ. सो नॉट डिश्ड आउट ऑन प्रायोरिटी बेसिस. अब एक टर्म है दैट इज बेल. बेल का क्या मतलब होता है? बेल का मतलब होता है कि अगर कोई अक्यूज्ड पर्सन है, उसका ट्रायल अवेटेड है, तो वो कुछ जमानत देके उसको बरी किया जा सकता है. बरी मतलब बाहर आ जाएगा वो प्रिजन से. अक्यूज्ड पर्सन अवेटिंग ट्रायल, कंडीशन दैट अ सम ऑफ मनी इज लॉज्ड, गारंटी देयर अपीयरेंस इन कोर्ट. तो जमानत पे ऐसे रिहा हो सकते हैं. दैट इज दिस बेल. रिलीज और सिक्योर द रिलीज ऑफ अ प्रिजनर ऑन पेमेंट ऑफ बेल. अब जो बेल है, बेल के भी नियम बने हैं. पहले आपको लोअर कोर्ट, फिर हायर कोर्ट, फिर देन टॉप कोर्ट पे जाना है. तो बिकॉज इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, हायरार्की हमेशा वर्क करती है. लोअर कोर्ट जो है, अगर यहाँ ऑप्शंस एग्जॉस्ट होते हैं देन ओनली यू वुड गो टू अपर कोर्ट. आप जैसे वर्क में भी आओगे ना, जब काम करना स्टार्ट करोगे, बी इट कॉर्पोरेट और से गवर्नमेंट में भी, ऑलवेज फॉलो द हायरार्की. सबसे पहले आपको अपने इमीडिएट बॉस को इन्फॉर्म करना है. वहां वर्क नहीं हो रहा, देन फिर आप आगे करो, फिर आगे करो. ये नहीं कि आपने डायरेक्ट सीईओ ऑफ कंपनी को बोल रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है. नो, हायरार्की, फॉलो द हायरार्की. अपर कोर्ट. अब इसमें ये जो सवाल आए कि जो बेल के प्रोविजंस हैं, कोर्ट्स पे भी सवाल उठे कि ये प्रायोरिटी बेसिस पे हो रहा है. सर्टेन केसेस में इजीली बेल मिल रहा है, सर्टेन केसेस में नहीं मिल रहा है. सो व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड इज देयर हैज टू बी रेस्पेक्ट फॉर दिस हायरार्की, इंटीग्रेटेड जुडिशरी. लॉज सबके लिए इक्वल होने चाहिए. और ये वॉट अबाउटरी इज नॉट गुड, जुडिशियल एब्डिकेशन इज नॉट गुड, एंड सेलेक्टिविज्म इज ऑल्सो नॉट गुड. So this is for one and all. Now media regulation that is quite over the top. ये जो second case है, this is about IPL. IPL bio bubble में हुआ था, काफी अच्छी viewership भी मिली है इस बार इन्हें, extended lease. Then this is like how long, like long COVID, there is long Trump. अगेन यहाँ पे डिस्कशन हुआ है. आई वॉज रीडिंग वन न्यूज, ट्रम्प इतना इजीली कंसीड नहीं करेंगे. ये चीजें आगे चल के काफी अभी कॉम्प्लेक्स होने वाली है नेक्स्ट 1 मंथ में. देयर वॉज अ थ्योरी लाइक लॉन्ग कोविड देयर इज लॉन्ग टर्म. ये जो आर्टिकल है ना, यहाँ पूरा इन्होंने बताया है कि जो वेस्टर्न बायस है, कल्चरल और इकोनॉमिक वरीज हो जाती है, प्लस कंट्रीज में अमेरिका फर्स्ट या नेशन फर्स्ट जैसे सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, इसके क्या रिपरकशंस होंगे. और ये जो आइडियाज अभी डिसैमिनेट हो गए हैं सोसाइटी में, नेशंस की वर्किंग में, ये बहुत इजीली अब वापस रीस्टोर नहीं होगा पुराने वाला इरा. सो व्हाट बाइडेन मस्ट एड्रेस, देयर इज अ लॉन्ग टास्क कट आउट है, काफी सारा वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा. राइट नाउ वी डू नॉट हैव टू डील इन दिस ग्रेट डिटेल, जस्ट कि ट्रम्प यहाँ पे अभी इलेक्शन है, लेट्स वेट फॉर सम टाइम, 15-20 डेज, इसमें और क्लैरिटी आएगी. मीडिया रेगुलेशन दैट इज क्वाइट ओवर द टॉप. सी, कल हमने OTT देखा था, इसमें इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर इसे लाया जा रहा है. फिल्म्स और जो ऑडियो विजुअल्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनको मेड अवेलेबल बाय ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर है, उनको मिनिस्ट्री ऑफ INB के अंदर लाएं. मिनिस्ट्री ऑफ INB का टेक था ये लाना ज़रूरी है बिकॉज ये अनरेगुलेटेड है, वल्गैरिटी है, इररेस्पॉन्सिबल भी इनका कंटेंट होता है, तो देयर हैज़ टू बी सर्टेन रेगुलेशन. अब इसका काउंटर पॉइंट आया है कि ये फ्री स्पीच के अगेंस्ट जाएगा. स्पीक ट्रुथ टू पावर है, ये कैसे अब इंश्योर होगा. तो दिस मूव इज ब्रेजन एंड विली.
फिल्म्स में प्री सेंसरशिप होती है, जैसे फिल्म में सर्टिफिकेट्स होता है, जैसे ए है या फिर यू है या फिर बच्चों का है, इस टाइप से अलग सर्टिफिकेशन मिलते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, प्री सेंसरशिप होती है। न्यूज़ मीडिया में भी अगर आप देखो ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट सेंसरशिप नहीं है, बट अगर कोई न्यूज़ मीडिया आउटलेट, न्यूज़पेपर अगर बहुत ज़्यादा एंटी गवर्नमेंट जा रहा है तो उसका एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू कम हो जाता है, तो देयर इज काइंड ऑफ दिस, वहाँ पे भी चेक लगाता है। अब यहाँ बात है कोर्ट का। अगेन कोर्ट का कंडक्ट, ऑल्दो कोर्ट का कंडक्ट एक सर्टेन पॉइंट के बाद यू कैन नॉट डिस्कस इट ओपनली, अदरवाइज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है। सो कोर्ट एज एलएबी, erode freedom of the press and freedom of expression, fundamental rights and a basic feature of the constitution. No executive or legislative can tamper with or nullify. फंडामेंटल राइट दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसको टैंपर भी नहीं किया जा सकता है। गवर्नमेंट इस बिहाफ में कि इररेस्पॉन्सिबल कंटेंट है, अकाउंटेबल कंटेंट नहीं है, उसको रीजन लेके मजल नहीं कर सकती है मीडिया की वॉइस। डेमोक्रेसी में फ्री स्पीच है, एक्सप्रेशन है, नेसेसरी है। अदरवाइज क्या होता है कि जो मीडिया होता है वो माउथ पीस बन जाता है गवर्नमेंट का। फॉर एग्जाम्पल जो सरकारी चैनल्स होते हैं उनमें अक्सर ये चार्जेस लगते हैं कि दे आर नथिंग बट माउथ पीस ऑफ द गवर्नमेंट। वेयर इज फ्रीडम, वेयर इज ऑब्जेक्टिविटी, दिस थिंग ऑल्सो हैज टू बी देयर। अब सी, ये डिबेट में ना दोनों तरफ के बहुत सारे वैलिड पॉइंट्स हैं, एंडलेस पॉइंट्स दोनों साइड से बोले जा सकते हैं। मिडिल वे यही होगा कि देयर हैज टू बी सर्टेन सेल्फ रेगुलेशन भी होना चाहिए, बिकॉज मीडिया भी पिछले कुछ टाइम से जो इसका लेवल है, क्लास है, वो कॉन्टिन्यूसली बहुत ज़्यादा नोज डाइव किया है, तो देयर हैज टू बी सर्टेन रेगुलेशन। देन दिस इज राइट टू वर्क। ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये पूछा है, कैन द राइट टू वर्क बी मेड रियल इन इंडिया? राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार। कोविड-19 हुआ, कोविड-19 के कारण जॉब लॉसेस हुए। सी, वर्क ना कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। एनीबडी हु इज वर्किंग इज 100 टाइम्स बेटर देन हु इज नॉट वर्किंग। सो वर्क इज वर्क, ओके, बट वर्क में ना क्वालिटी भी होनी चाहिए और क्वांटिटी भी होनी चाहिए। पैंडेमिक और लॉकडाउन हुआ, डबल वैमी हुआ और इकोनॉमिक हार्डशिप आई। अब इस पूरे आर्टिकल में बताया है कि कैसे एमजी नरेगा टाइप ऑफ स्कीम्स होती हैं, ये एक सेफ्टी नेट की तरह वर्क कर सकती है। दिस इज नॉट ओनली अबाउट लैक ऑफ एडिक्वेट वर्क बट प्रोफाउंड लैक ऑफ पब्लिक गुड्स एंड एसेट्स अर्बन इंडिया में। एमजी नरेगा का जो पर्पस था वो दो था, एक तो लोगों को 100 डेज का एक पेड एम्प्लॉयमेंट मिल जाए तो एक सर्टेन रिलीफ मिलेगा, और इस एम्प्लॉयमेंट से हम ड्यूरेबल सोसाइटी के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर सकते हैं, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर। सो दिस इज विन विन। इट इज स्टेट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड दीज पब्लिक गुड्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है जो ह्यूमन राइट्स का, वहाँ राइट टू वर्क इंटरनेशनल कोवेनेंट में इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में मेंशन्ड है, ड्यूली मेंशन है राइट टू वर्क। सो दैट इज वाई स्टेट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि राइट टू वर्क वहाँ पे प्रोवाइड करे। इफ यू आर रियली लुकिंग एट द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी देन वन कैन नॉट टेक अ नैरो पर्सपेक्टिव, ब्रॉडन पर्सपेक्टिव जरूरी है। वर्क शुड बी फुलफिलिंग। सी, वर्क शुड बी फुलफिलिंग। मैकेनिकल इंजीनियर है तो उसको मैकेनिकल इंजीनियर वाले वर्क आप जनरेट करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। ऑल्दो वो कोई दूसरा काम भी कर सकता है, बट इट्स स्टेट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड देम वर्क जिसमें उसने एफर्ट्स किया है, एजुकेशन किया है, स्पेशलाइजेशन किया है। वर्क शुड बी क्रिएटिव एंड वर्क हैज टू बी पुट इन इट्स प्लेस विच इज होपफुली अ वेरी स्मॉल प्लेस। तो वर्क इज इंपॉर्टेंट। अब एमजी नरेगा की बात करें तो इसको क्विकली रिवाइज करते हैं। इंडियन लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी मेजर है, ये ना मई जून का अगर आप प्रीवियस पीडीएफ देखें तो उसमें ये चीज़ें बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था, एमजी नरेगा एंड ऑल, तब इस बातों पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे। ये इंडियन लेबर लॉ है, सोशल सिक्योरिटी का मेजर है, गारंटी राइट टू वर्क, लाइवलीहुड एनहेंस करता है। एमजी नरेगा में 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट मिलता है एक फाइनेंशियल ईयर में, हर हाउस होल्ड को मिलेगा, हर हाउस होल्ड के एडल्ट मेंबर को मिलेगा जो वॉलंटियर है, मन से काम कर रहा है। अनस्किल्ड होगा, स्किल्ड नहीं, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना होगा। और वर्क में ड्यूरेबल एसेट्स बनाएंगे जैसे रोड, कैनाल, पॉन्ड्स, वेल्स एटसेट्रा। एम्प्लॉयमेंट जो दिया जाएगा वो विद इन 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ रेसिडेंस में होगा। एमजी नरेगा का इस बार प्रीलिम्स 2020 में क्वेश्चन भी आया है। नो वर्क मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, अलाउंस मिलेगा, अगर सरकार वर्क नहीं दे पा रही है तो उसको भत्ता मिलेगा और उसके लिए वो लीगली एंटाइटल्ड है।
ये जो वर्क है इम्प्लीमेंटेड बाय ग्राम पंचायत है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी, रूरल एसेट्स भी क्रिएट होंगे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होगा, और ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा टूल है, रिड्यूस रूरल अर्बन माइग्रेशन भी। सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स इन दिस राइट टू वर्क एंड एमजी नरेगा। अब मेंस में आंसर लिखते हैं ना, तो ये तो अपन आइडियल वे में देख रहे हैं। मेनी टाइम्स क्या होता है, जब आप एक्चुअल में पेपर लिखते हो ना तो टाइम मिलता नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके लिए आपके पास मुश्किल से 3-4 मिनट ही मिले आपको लिखने के लिए, तो ये स्ट्रैटेजी आप अपनाओ। इंग्लिश लैंग्वेज इट्स ऑल राइट, सारे जो कीवर्ड्स है ना उसको तुरंत ऐसे जल्दी जल्दी लिख दो। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, कितने कम शब्दों में पूरी चीज़ें लिख दिया। इससे क्या होता है, कम टाइम पे लिखते हैं और इसमें आपको अच्छे खासे नंबर भी मिल जाएंगे, 5 out of 10 वेरी इजीली। सो दिस इज द ट्रिक। ओके, बी क्विक, राइट टू वर्क। अब जो नेक्स्ट है दैट इज वैक्सीनेशन कवरेज। ये वर्क है, ये है अ डील फॉर पोस्ट ब्रेग्जिट एरा। अभी भी यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, ब्रेग्जिट कैसे होगा, और अनसर्टेनिटी स्पेशली इस आयरलैंड एरिया में, आयरलैंड जो दिस आइलैंड है। इंडिया मेक्स प्रोग्रेस इन वैक्सीनेशन कवरेज, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक रिपोर्ट कार्ड आया है इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस रिपोर्ट का। 90% हमने कवरेज किया है इन सब डिसीजेस का, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटेनस वैक्सीन, मीजल्स और हेमोफीलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन पीसीवी, और रोटा वायरस वैक्सीनेशन। 100 डेज एजेंडा में रोटा वायरस वैक्सीनेशन भी था हमारा। वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो बच्चे हैं वो स्टंटेड हैं, अंडर नरिश्ड हैं, ग्रोथ उनका प्रॉपर हो नहीं रहा है। इंडिकेटर्स अगर लेटेस्ट अवेलेबल डेटा का देखें तो ये इंटरवेंशंस हैं, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग जो चाइल्ड है उसके लिए बहुत एसेंशियल होता है। इम्यूनाइजेशन, केयर सीकिंग एंड एंटीबायोटिक्स, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS डायरिया होता है ना तो ORS इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जिंक सप्लीमेंटेशन, ये सब हम दें, न्यूमोनिया एंड डायरिया डेथ को हम कम कर सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड में ये इसकी फाइंडिंग्स हैं। रिपोर्ट कार्ड में क्या बताया कि कुछ स्ट्राइड्स किया है, सम स्ट्राइड्स मतलब प्रोग्रेस किया है वैक्सीनेशन प्रोग्राम में। ट्रीटमेंट लीव्स मच टू बी डिजायर्ड, लीव्स मच टू बी डिजायर्ड मतलब हमने प्रोग्रेस किया है बट अभी और प्रोग्रेस की जरूरत है, स्कोप है। लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। अंडर 5 दिस, ये फिगर अच्छा नहीं है इंडिया का। डायरिया एंड न्यूमो डेथ इतनी हुई। कवरेज रोटा वायरस का 35 से 53% हुआ, एक्सेलेंट। देन न्यूमोकोकल न्यूमोनिया में इतना इंक्रीज हुआ, डायरिया। सो दिस इज द थिंग, वैक्सीनेशन में कवरेज ऑल्दो बेटर हुआ है बट मच टू बी डिजायर्ड, और ये सारी डिसीजेस के नाम आपको पता होने चाहिए। दीज आर ऑल नेम्स, वैक्सीनेशन कवरेज। ये जो पीडीएफ अगर आप वेबसाइट से देखोगे ना तो उसमें रिजोल्यूशन भी हाई होगा, इजीली आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, और डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है, वो सारा पीडीएफ व्यूअर के थ्रू डायरेक्ट वहीं पे आप रीड भी कर पाओगे, इसे क्विकली रिवीजन हो पाएगा वहाँ पे। दिस इज LAC, इंडिया चाइना हैड कैंडिड डिस्कशन सेज MEA। जब भी इंटरनेशनल अफेयर्स में कोई कमेंट्री देनी है ना, हम MEA के स्टेटमेंट फॉलो करेंगे। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। बोथ साइड्स पुश्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग इश्यूज, ये पॉइंट ऑफ डिस्कॉर्ड है। पैंगोंग लेक इन लद्दाख, कल ये पूरे न्यूज में हमने देखा था, ये फिंगर पॉइंट्स, और इंडिया का LAC परसेप्शन इन चाइना का, और ये जो फिंगर 3 to फिंगर 8 ये वाला जो जोन है, यहाँ पे नो मिलिट्री, यहाँ पे अभी ऐसा जोन बनाने की बात है। पेट्रोलिंग थोड़े टाइम तक यहाँ पे नहीं होगी। सो दिस इज इंडिया चाइना। नेक्स्ट इज एशियान। एशियान और RCEP, इंडिया RCEP से वॉकआउट कर गया था बिकॉज इंडिया के जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट है वो वहाँ पे सेफगार्ड नहीं हो रहे थे। अभी फिर प्राइम मिनिस्टर एड्रेस कर रहे थे एशियान को, फिर से यहाँ पे अभी एक ऑप्शन है टू रीजॉइन एशियान प्लस चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड साउथ कोरिया, ये मिलके बनता है RCEP। सो दिस इज द न्यूज। इंडिया चाइना कैंडिड सी, इंडिया एशियान टू एक्सपैंड ट्रेड डिस्पाइट RCEP वॉकआउट। ट्रेड कन्वर्जेंस यहाँ पर है, प्राइम मिनिस्टर ने इसको एम्फेसाइज किया है, इस पे अभी और डेवलपमेंट होगा, विल हैव अ लुक। चाइना बिगिंस वर्क ऑन रेल लाइन अप टू अरुणाचल बॉर्डर, सी। अब जो नेक्स्ट है दिस इज शोकेज है, माई सिटी ऑफ योर, ये शिकारी शंभू कॉमिक्स, टिंकल इज वेरी गुड। देन दिस इज 40 years ओल्ड हो गया ये, दिस इज शोकेज अगेन। ये है बाइडेन स्पीक्स टू इंडो पैसिफिक, और ये है चाइना बिगिंस वर्क ऑन रेल लाइन अप टू अरुणाचल बॉर्डर, सी। ये है चाइना जो है ना, मोस्टली चाइना इधर पैसिफिक की तरफ है, इस एरिया में चाइना की पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है टूवर्ड्स दिस वेस्ट,
मोस्टली जो चाइना है वो इस पैसिफिक ओशियन है, इस साइड है, कोस्टल एरियाज में ज़्यादा है, इस तरफ चाइना नहीं है ज़्यादा। ये यहाँ से चेंगडू से इसने ऐसी रेल लाइन बनाई और ये लहासा तक आ रहा है, लहासा मतलब तिब्बत तक, रेल टू बॉर्डर टाउन, और फिर ये हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टार्ट हो जाता है, दिस इज अरुणाचल प्रदेश, और उसके नीचे फिर ये दूसरा कंट्री म्यांमार है, दिस इज इंडिया, इंडिया का ये स्टेट है अरुणाचल, और यहाँ तक ये रेलवे लाइन बना रहा है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर कर रहा है। तो चाइना का ये है लहासा टू तिब्बत टू चेंगडू, दिस प्रोविंस में। सो दिस इज वन थिंग वी नीड टू बी केयरफुल। वैक्सीन कैवलरी कमिंग आउट बट मस्ट रिमेन्स कॉशियस, बट के बाद जो भी लिखा होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है। मस्ट रिमेन कॉशियस, ये लिखा है क्लोज टू रीचिंग अ थ्रेशोल्ड इन ट्रायल्स, मॉडर्ना वैक्सीनेशन की बात है, लेट अस सी। देन इकोनॉमी में है अक्टूबर रिटेल इन्फ्लेशन एक्सेलरेट हुआ 7.61% से, सी दिस इज वैक्सीनेशन, मॉडर्ना, दिस इज चाइना, रेलवे लाइन बना रहा है लहासा तक। बाइडेन स्पीक्स टू इंडो पैसिफिक लीडर्स, बाइडेन की पॉलिसी क्या होगा इस पे भी अभी देखते हैं, स्पेकुलेशंस हो रहे हैं अभी, देखते हैं क्या होता है। ट्रंप इज नॉट कंसीडिंग डिफीट, व्हाट्स नेक्स्ट, ये जो भी प्रोसेस है ना, ये 20 जनवरी को नया हमें प्रेसिडेंट हो गए, या तो ये कंटिन्यू करेंगे या बाइडेन होंगे, और प्रोसेस उसके पहले ही हमें ये सारी कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब जो स्टेट्स हैं जहाँ पे क्लियर कट अभी विनर का डिक्लेयर नहीं हुआ है, और वोट्स जो हैं पोस्टल बैलेट्स पे भी एलिगेशंस आए, देर आर डिटेल्ड प्रोविजन कि अगर जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, इनक्यूम्बेंट प्रेसिडेंट है, वो अगर कंसीड नहीं करता है, देन व्हाट, कॉन्फ्लिक्टिंग लिस्ट आएगी, फिर यहाँ की जो सेनेट है ये अपने कैंडिडेट्स भेजेंगे, लिस्ट सेंड करेंगे, देन उसका क्या अप्रूवल होता है। तो 3 कंडीशंस हैं इस पूरे का, अगर समरी देखें तो 3 कंडीशंस हैं यहाँ पे। पहला कंडीशंस ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप कंटिन्यू करें, यस दिस इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है, बिकॉज जो रिपब्लिकन है ना इनके पास ज़्यादा वोट है स्टेट्स के दिस रिप्रेजेंटेटिव में। तो फर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप कंटिन्यू करें। सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है कि जो बाइडेन को अगर यहाँ पे अप्रूवल मिल गया तो ही विल कंटिन्यू। और तीसरी कंडीशन में ये होगा कि दोनों लिस्ट नहीं आई, ना तो ट्रंप ना बाइडेन, फिर जो यहाँ का हाउस है, यूएस का जो हाउस है, ये हाउस के जो मेंबर्स हैं वो फिर डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट क्या होगा। ऐसे भी इंस्टेंसेस हुए हैं इन द पास्ट 1801, 25 एंड 37 में। सो लेट अस सी, लेट्स जस्ट नॉट ड्वेल अ लॉट इनटू दिस थिंग, अभी 15-20 डेज में बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी यहाँ पे। सो ट्रंप इज नॉट कंसीडिंग डिफीट, व्हाट्स नेक्स्ट। October retail inflation accelerates to 7.61%. See, elevated vegetable price है, price gain above 7% for a second straight month में inflation। मैं ऐसे स्किप करने के लिए इसलिए बोलता हूँ बिकॉज बहुत सारी चीज़ों में ना अभी क्लैरिटी नहीं होती, उस पर अपन बहुत टाइम एफर्ट्स लगाएंगे, फिर आउटकम कुछ और ही निकल सकता है, सो इट्स नॉट वाइज, सेव टाइम। अक्टूबर रिटेल इन्फ्लेशन एक्सेलरेट्स टू 7.61% बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी दूसरी चीज़ें कवर करने के लिए। अक्टूबर रिटेल इन्फ्लेशन एक्सेलरेट्स टू 7.61%। इन्फ्लेशन का मीनिंग पता होना चाहिए, इन्फ्लेशन टारगेटिंग पता होना चाहिए, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 4 ± 2% टारगेटिंग, ये इन्फ्लेशन एक्सेलरेट टू 7.61%। इन्फ्लेशन इज नॉट बैड, बट अगर इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली हाई बना हुआ है दैट इट्स नॉट गुड, बिकॉज मनी का पावर उससे इरोड होता है। मॉनसून मेहम, अनियन की जो प्राइस राइज हुआ, अनियन की प्राइस राइज हुआ वो क्यों हुआ, बिकॉज ये जो खरीफ क्रॉप है ना ये बहुत अनरिलायबल होती है, अक्सर इसमें क्रॉप लॉस होता है, राबी इज रिलायबल, खरीफ क्रॉप में यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं, मॉनसून आया, मॉनसून का ऑल्दो सरप्लस है बट जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो प्रिडिक्टेबल नहीं था, वो उसमें चेंजेस आए क्लाइमेट चेंज के कारण, सो दैट इज वाई मॉनसून में हम फॉर एग्जांपल सितंबर में ज़्यादा बारिश हुआ, अगस्त में बारिश नहीं हुआ, इससे हार्वेस्ट जो है अनियन की वो डैमेज हुई, सप्लाई साइड बॉटलनेक तो है ही। अक्टूबर का फ्यूल डिमांड राइज हुआ 2.5%, तो ये क्या हुआ, इकोनॉमिक इंडिकेटर, इंडस्ट्रियल आउटपुट इंच टू 2.2% सितंबर, सो दिस इज ऑल्सो गुड, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। देन दिस इज द हिंदू, और ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स, दिस स्पोर्ट्स। अब ये आता है इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस में ये द विनिंग टच है, इस फोटोग्राफ को बेस्ट फोटोग्राफ ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, एक एंट्री है, हैज बीन सेलेक्टेड एज वन ऑफ द विनिंग एंट्री, दिस इज द फोटोग्राफ, द विनी तो कोविड-19 पेशेंट एंड
डॉक्टर्स। ये है आत्मनिर्भर 3.0। इंसेंटिव्स हैं हायरिंग, रियल एस्टेट एंड क्रेडिट फॉर स्ट्रेस्ड सेक्टर्स के लिए। इलेक्शन कमीशन पे भी यहाँ पे सवाल उठे हैं, बट इसने बताया है इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट एंड दिस ऑब्जेक्टिव है, रेस्पॉन्सिबली इलेक्शंस इसने कंडक्ट कराए हैं। रशिया ने वॉर्न किया है इंडिया चाइना फेस ऑफ मे बी मिसयूज्ड। कभी भी दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है ना तो फायदा तीसरे को होता है। इंडिया चाइना फेस ऑफ मे बी मिसयूज्ड, ये रशिया ने वॉर्न किया है। इंडिया चाइना लड़ेंगे, फायदा इधर दूसरे लोगों को होगा, जो लोकल प्लेयर्स हैं। 65,000 करोड़ बूस्टर है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का, हेल्प क्लियर सब्सिडी ड्यूज। देन दिस इज द सिटी सी, दिस इज द केस। अब इसमें वेयर इज कोविड, फ्री ई एम्बुलेंस होगा सर्विसेज। ये एक नया यमुना में सेंट्रल विस्टा प्लान है, ये बोला प्राइम मिनिस्टर ने। आइडियोलॉजी नॉट अबव नेशनल इंटरेस्ट। अंडमान में एक नया फ्रॉग का जीनस मिला है, साइंटिस्ट ने यहाँ पे इसको डिस्कवर किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लीड्स स्टडी। ये जीनस है, इसका ये नाम है रोहानी जेलस, इज नेम्ड आफ्टर श्रीलंकन टैक्सोनॉमिस्ट रोहन दिस। सो दिस इज न्यू स्पीशीज, न्यू जीनस। कोहेसिव रेस्पॉन्सिव एशियन मस्ट है फॉर सिक्योरिटी ग्रोथ इन द रीजन। प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअल समिट में कहा एशियन इज इंपॉर्टेंट, हम काफ़ी सिंसियर है एशियन के साथ टाइज अपने बेटर करने के लिए। कोऑपरेशन, बिजनेस का बहुत, ट्रेड का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ पे। ये स्टेल्थ मशीन है, कल इसका एडवर्टाइजमेंट देखा था। INS वगीर 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, मजेगांव डॉक मुंबई से ये अभी लॉन्च हुआ, स्टेल्थ मशीन। ये वर्ड न्यूज़ है। डिस्क्वाइट 10 डाउनिंग स्ट्रीट, 10 डाउनिंग स्ट्रीट मतलब प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस है, बोरिस जॉनसन, यूके। देन दिस इज ट्रम्प सी, तुर्कमेनिस्तान ने अनवील किया डॉग मॉन्यूमेंट। इफ अ मैन लव्स अ डॉग ही इज अ गुड मैन, इफ अ डॉग लव्स अ मैन दैट्स अ वेरी गुड मैन। सो दिस इज डॉग, तुर्कमेनिस्तान अनवील्स डॉग मॉन्यूमेंट। दिस इज चेरिश्ड फिग ट्री है, स्लेटेड फॉर रिमूवल, गेट अ रिप्राइव, थोड़ा राहत मिला। ये एडिटोरियल बहुत अच्छा है, इसका मैं पॉजिटिवली अभी PDF बना के सेंड करूंगा, जस्ट हैव अ गो थ्रू। आपको जो वो नोट बनाना है ना, फर्स्ट जो न्यूज़ आइटम हमने देखा था आत्मनिर्भर, उसके लिए ये बहुत यूजफुल है। द थर्ड पैकेज, जो फाइनेंस मिनिस्टर के अनाउंसमेंट्स हैं, जॉब क्रिएशन, ईजिंग क्रेडिट फ्लो, ये ना एक्चुअल स्पेंडिंग इतना होता नहीं है गवर्नमेंट जितना बताती है, ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। कोविड-19, इसको भी आप उसके साथ क्लब करना। आई विल शेयर दिस। सेम टॉक्स है इसमें कि जो सरकार का फोकस है वो है रिफॉर्म प्लस रिलीफ। रिलीफ देना है बट उसकी आड़ में बहुत सारे सरकार ने रिफॉर्म्स भी करे हैं, जैसे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किए, लाइक दैट। What then this is the leisure theory, Shenzhen. Then this is next economy C. India can become self-reliant and competitive if it cashes in on demographic dividend. Demographic dividend क्या होता है? ज़्यादा population जो है हमारी वो working age population है, तो this is advantageous. ये वर्किंग एज पॉपुलेशन को अगर बेटर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल्स नहीं मिलेगा तो ये एक बर्डन बन जाएगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज करना है। द नेक्स्ट इकोनॉमी, देन इकोनॉमी में स्ट्रेस्ड सेक्टर, जॉब क्रिएशन, रियल एस्टेट विल बेनिफिट। इतने डोजेस हमें लगेंगे कोविशील्ड का। ये धनतेरस था बट मिसिंग द यूजुअल रश, व्हाई? बिकॉज ऑफ कोविड। CCI ने क्लियर कर दिया है, गूगल ने अभी स्टेक्स लिए जियो में, CCI ने उसे क्लियर कर दिया है। ये टेक्निकल रेसेशन है, इसको हम अच्छे से देखते हैं। टेक्निकल रेसेशन, रेसेशन क्या होता है? मतलब मंदी आ रही है। जब ओवरऑल आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज का टिपिकली जो मेजर करते हैं अपन GDP से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स अभी स्टार्ट कर देंगे और ह्यूमन ज्योग्राफी भी साथ ही साथ पढ़ेंगे अपन, दोनों विल स्टार्ट इन अ कपल ऑफ डेज। इंक्रीज फ्रॉम वन क्वार्टर और मंथ टू अनदर, द इकोनॉमी इज सेट टू बी इन एक्सपेंशनरी फेज। एक्सपेंशनरी कब होता है? जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही है, क्वार्टर में हम मेजर करते हैं, दैट इज एक्सपेंशनरी। अगर ये एक्सपेंशन नहीं हो रहा है और श्रिंक हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड रेसेशन। जब GDP कॉन्ट्रैक्ट हो रही है फ्रॉम वन क्वार्टर टू अनदर, GDP कॉन्ट्रैक्ट हो रही है क्वार्टरली बेसिस पे, तो इकोनॉमी को बोलते हैं रेसेशनरी फेज। ये ना बिजनेस साइकिल है, फॉल डाउन, जैसे लाइफ में ऐसा चलता है ऐसे बिजनेस में भी चलता है, दिस अप डाउन, दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस साइकिल। तो अभी ये है कोविड-19 के कारण रेसेशनरी फेज आ गया है। अब रेसेशन की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होती। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च US ने ये डेफिनेशन बोला है, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है इकोनॉमिक एक्टिविटी का और वो स्प्रेड है अक्रॉस द इकोनॉमी।
और वो जो स्प्रेड है ना वो कपल ऑफ मंथ्स तक बना हुआ है, मोर देन अ ईयर, फ्यू मंथ्स टू मोर देन अ ईयर, तो फिर वो बोलेंगे रेसेशनरी फेज है। बट अगेन इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होती है। एम्प्लॉयमेंट कम है, कंजम्पशन भी कम है, डेप्थ, डिफ्यूजन और ड्यूरेशन, इन तीनों दोनों चीजों का, तो दैट इज दिस रेसेशन। अब रेसेशन देखना है तो एम्पेरिकल डेटा एनालिसिस करते हैं, थ्योरीज देखते हैं, नंबर्स देखते हैं, फिगर्स देखते हैं, और बहुत सारी चीजें अनआंसर्ड होती है। मैनी ए टाइम्स लगता है कि रेसेशन है बट वहां पे ग्रोथ के अपटिक्स भी दिख रहे हैं। तो द पॉइंट इज क्लियर कट ऐसे डिफाइन करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो टू गेट अराउंड दीज एम्पेरिकल टेक्निकलिटी, commentators often consider a recession to be in progress जब रियल जीडीपी हैज डिक्लाइन फॉर एटलीस्ट 2 consecutive क्वार्टर। जो रियल जीडीपी है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रियल जीडीपी है, वो 2 consecutive क्वार्टर में डिक्लाइन होगी, तो उसको बोला जाएगा दिस रेसेशन। बट अगेन टेक्निकल डेफिनेशन, डेफिनेशन वाइज टेक्निकल डेफिनेशन, तो आरबीआई का जो बुलेटिन है उसने 2nd consecutive क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्शन देखा, तो टेक्निकली बोला कि ये एक रेसेशनरी फेज है। बट अगेन डेफिनेशन, तो यहाँ पे ग्रोथ के अपटिक्स भी हैं, तो दिस इज देयर कि देयर आर सम दिस ग्रीन शूट्स एज वेल। सो दिस इज टेक्निकल रेसेशन। व्हाट हैज चेंज इन लॉज फॉर जम्मू एंड कश्मीर में जो लैंड लॉज चेंज हुए हैं, दिस इज टैक्स रिलीफ दिया है। सी ये हम बात कर रहे थे, एक होती है सर्कल रेट, मतलब प्रॉपर्टी लिया है तो उसका रजिस्ट्री केवल इतने ही पैसे में होगा, बट रेसेशन टाइप कंडीशंस है, मार्केट डैम्पन है, तो इससे कम में रजिस्ट्रेशन आप कर नहीं सकते। रजिस्ट्रेशन करोगे तो पेनल्टी एंड दिस टैक्स लग जाता है, उसमें पेनल्टी लगता है। बट अब सरकार बोल रही है बिकॉज बहुत सारे जो फ्लैट्स हैं उनका एक इन्वेंट्री हो गया है, वो सोल्ड नहीं हो रहे हैं, बिक नहीं रहे हैं, तो उनको इन्वेंटरी क्लियर करने के लिए आप सर्कल रेट से कम पे भी रजिस्ट्री करा सकते हो, सरकार उसको अलाउ करेगी। डबल द डिफरेंशियल टू 20% जून 30, 2021 तक। तो डेवलपर सोल्ड करेगा प्रॉपर्टी बिलो द सर्कल रेट पे, डिफरेंशियल बिटवीन सर्कल रेट और अग्रीड रेट है, टैक्सेबल फॉर बोथ सेलर एंड बायर था। गवर्नमेंट ने इसको 10% लोअर किया सर्कल रेट को विदाउट अट्रैक्टिंग एडिशनल टैक्स। अब इसको डबल कर दिया है डिफरेंशियल टू 20%। सर्कल रेट मतलब सरकारी गाइडलाइन की प्राइस, और उससे कम पे रजिस्ट्री हो रही है, सेल हो रहा है, तो दैट इज दिस थिंग। ये इसलिए किया गया ताकि सेल अपटिक हो इधर रियल एस्टेट में। अब ये राजस्थान देखते हैं, मारो राजस्थान। सो दिस इज इंडिया, ये इंडिया है और ये है राजस्थान। एरिया वाइज राजस्थान का कौन सा रैंक है आप बताइए। राजस्थान के नॉर्थ में यहाँ पंजाब भी है, यस यहाँ पे पंजाब भी है, श्री गंगानगर। देन ये हरियाणा के साथ स्टेट्स लग जाते हैं, फिर ये यूपी है, और फिर आता है मध्य प्रदेश, और यहाँ पे ये गुजरात भी है, फिर यहाँ पाकिस्तान के साथ ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। राजस्थान के कौन से जिले हैं जो दिल्ली के एनसीटी में आते हैं, एनसीआर में आते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर में, टेरिटोरी नहीं, एनसीआर में राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स। सो दिस इज राजस्थान। नॉर्दर्न में है, इतना एरिया है इसका, 10% है टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया का, ओके। 7th लार्जेस्ट है बाय पॉपुलेशन। राजस्थान में अगर देखें तो दो चीज बहुत प्रोमिनेंट है, एक तो ये अरावली और इसके इस साइड ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये डेजर्ट है, डेजर्ट्स, ओके। थार डेजर्ट भी है, ये लूनी डेल्टा है, ये जालोर है, चित्तौड़ है, चित्तौड़ राणा प्रताप जी, मेवाड़ का प्लेटू है, ये बूंदी है, ये हाड़ावती, झालावाड़, बयाना, पार्वती बेसिन, पार्वती रिवर है, ये अलवर हिल्स है, सांभर बेसिन, यहाँ पे सांभर लेक है, सॉल्ट, खेतरी हिल्स है, राजगढ़, यहाँ पे कॉपर भी मिलता है यहाँ पे खेतरी हिल्स में। सो दिस इज राजस्थान। हम बहुत क्विकली जस्ट गो थ्रू करते हैं एक रफ आइडिया जिससे पूरा मिल जाए हमें। ये जोग्राफिकल डिवीजन है राजस्थान की, ये मरुस्थली है, मरुस्थली में डून होते हैं। इस बार एक सवाल आया था ना, दिस डेजर्ट नेशनल पार्क किन 2 जिलों में है राजस्थान के, घाघर, शेखावटी, नागौर है, ये बानास प्लेन है, विंध्यान, चंबल, चंबल रिवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चंबल। देन दिस इज आबू, माउंट आबू भी है यहाँ पे, गुरु शिखर, मेवाड़ है, एंड दिस इज मिडिल माही प्लेन, माही रिवर है यहाँ पे, और ये डेकन लावा प्लेटो है यहाँ पे, वीट बेल्ट है, दिस इज चंबल बेसिन, ओके। सो दिस इज राजस्थान। और फिर ये हमने पढ़ा टेक्निकल रेसेशन, स्टेल्थ मशीन, गैलरी, दिस इज इकोनॉमी। चाइना नया यहाँ पे रेल रोड नेटवर्क डेवलप कर रहा है, एलएससी एंड एशियान, वैक्सीनेशन कवरेज, राइट टू वर्क, दिस इज एमजी नरेगा। मीडिया रेगुलेशन है, दिस इज 4 1 एंड ऑल,
Rise, awake, and do not stop until the goal is reached. Elaborate. This is festive and COVID. Prepare a note on fiscal stimulus announced by the government. So this is 13th of November 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.